हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाएंगे कंप्रेशन इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जैसे आप जानते हैं, मल्टी का मतलब होता है मैनी और मीडिया का मतलब होता है डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स, जैसे आपका इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन। तो जब हम बहुत सारे मीडिया एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया में कंप्रेशन टेक्निक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, ठीक है, क्योंकि इसके ज़रिए हम क्या कर पाते हैं? फाइल को अपनी लेस स्पेस में स्टोर कर पाते हैं। तो कंप्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए मैं अपने फाइल को रिड्यूस कर सकती हूँ, जिससे कि वो क्या ले, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब फाइल में क्या है? डेटा है। अब लेस स्पेस कैसे लेगी? जो फाइल की रिडंडेंसी है, यानी जो भी रिपीटेड पैटर्न है, उसको मैं क्या कर दूंगी? रिमूव कर दूंगी। रिमूव कैसे करेंगे? पहले हमें फाइल को, जो भी हमारे पास ओरिजिनल डेटा है, उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कोडेक से। कोडेक क्या होता है? स्मॉल कोड होता है जिसके ज़रिए मैं अपनी फाइल को कंप्रेस भी कर सकती हूँ और डीकम्प्रेस भी कर सकती हूँ। सीओ का मतलब कंप्रेस, डीसी का मतलब डीकम्प्रेस करना, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ लो, ये एक इमेज है जिसमें बहुत सारे पिक्सल्स हैं। ये एक सपोज टी शेप है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत सारे ब्लैक पिक्सल्स हैं सीक्वेंस वाइज में। तो ज़रूरी नहीं कि मैं ये सारे पिक्सल्स उसके डेटा के साथ स्टोर करूँ। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि यह ब्लैक पिक्सल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 बार। वाइट कितनी बार रिपीट हो रहा है? 12 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी इमेज थी उसको मैंने स्टोर कर लिया है एज इट इज़, और वो भी कम स्पेस में। तो ये क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया। एक फ़ाइल थी 10 MB की है, उसको मैंने कंप्रेस करा है कोडेक, यानी कोई भी कोड का इस्तेमाल करके। तो वो सपोज उसका साइज़ कितना हो गया? 5 MB हो गया। जब मैं उसको डीकम्प्रेस करूँगी तो वो क्या मिलेगा? ओरिजिनल डेटा मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कंप्रेस हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? कंप्रेशन। जब मैं कंप्रेस कर रही हूँ कोडेक का यूज़ करके, और ये क्या हो रहा है? डीकम्प्रेशन, जब मैं उसको डीकम्प्रेस कर रही हूँ कोडेक का, डिकोडर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिकोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। अब एडवांटेज क्या है कंप्रेशन के? एडवांटेज ये है कि आपका फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आपका फ़ाइल का जो साइज़ है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है? उसकी जो स्पेस है वो क्या लेगा? कम स्पेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेस स्पेस में हमारे पास में फ़ाइल क्या हो जाएगी? मेरी स्टोर हो जाएगी। और जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन दो टाइप का होता है, लॉसलेस कंप्रेशन एंड लॉसी कंप्रेशन। तो लॉसलेस कंप्रेशन के बारे में बताते हैं। लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, एक ऐसा कंप्रेशन जिसमें डेटा का लॉस नहीं होगा। लॉसलेस यानी डेटा का लॉस कोई भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को कंप्रेस करते हैं कि जब भी हम उसको डीकम्प्रेस करेंगे तो हमारे पास डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि जो डेटा है ओरिजिनल फाइल है और जो डीकम्प्रेस फाइल निकल के आएगी उसके मध्य डेटा का लॉस नहीं होगा। जो डेटा कंप्रेस करा है और जो डीकम्प्रेस करने के बाद आया है, जो डेटा कंप्रेस करा, ये कंप्रेस करने के बाद सपोज डेटा आया है, उसको डीकम्प्रेस करा, तो जो ओरिजिनल डेटा है उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगी? लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? एक तो हम इसको यूज़ करेंगे एक्सिक्यूटेबल कोड्स को कंप्रेस करने के लिए, टेक्स्ट फाइल को, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए। एक्सिक्यूटेबल कोड क्या हो गया? जैसे तुम्हारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, तुमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो वो क्या होता है? आप देखते हो कि वो नेट पे कैसे पड़े होते हैं? कंप्रेस, हमारे पास कंप्रेस में पड़े होते हैं, कंप्रेस फाइल्स के रूप में पड़े होते हैं, जिप फाइल्स के रूप में पड़े हुए होते हैं। अब इसको लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक से ही क्यों कंप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में एक भी लाइन, अगर कोई भी कोड मिसिंग है तो आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं हो पाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर्स को, जो एक्सिक्यूटेबल कोड्स हैं, उनको रन करने के लिए, उन कंप्रेस करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। मेडिकल डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी के MRI है, इसमें कोई भी अगर आपने डेटा लॉस कर दिया, या कोई भी और हमारे पास में ऑस्पिशियल डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आपने क्या कर दिया, उसको लूजी कंप्रेशन टेक्निक से स्टोर करते हैं, मतलब डेटा लॉस हो गया, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें क्या आ जाएंगी? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, एक्सिक्यूटेबल कोड को, टेक्स्ट फाइल को, मेडिकल डेटा को स्टोर करने के लिए मैं लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है।
इससे एडवांटेज क्या होती है कि फ़ाइल का साइज़ जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हमको कंप्रेशन रेट क्या मिलता है, 3:1 तक का कंप्रेशन रेट हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाइट्स होती हैं, अब लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है तो ये क्या करता है, नॉन नोटिसेबल बाइट्स को भी स्टोर करके रखेगा। क्यों? क्योंकि हमें डेटा एज इट इज़ चाहिए, जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा, जो डिकम्प्रेस डेटा है वो ओरिजिनलिटी उसमें बनी रहनी चाहिए, यानी कि डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए। तो नॉन नोटिसेबल बाइट्स भी स्टोर करके रखेगा। तो क्वालिटी क्या रहेगी हमारे पास, एज इट इज़ रहेगी, फाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें कंप्रेशन रेट क्या रहता है, कम रहता है, लेस रहता है। अब हम बात करते हैं लॉसी कंप्रेशन टेक्निक की। लॉसी कंप्रेशन टेक्निक को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा है और जो डिकम्प्रेस डेटा है, अगर हम उसमें उन दोनों के मध्य थोड़ा बहुत अंतर बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि हम टॉलरेट कर सकते हैं कि जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में है और जो डिकम्प्रेस होने के बाद में मेरे पास आ रहा है, उसमें अगर मैं थोड़ा बहुत लॉस जो है वो टॉलरेट कर सकती हूँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो उस केसेस में, उन एप्लीकेशंस के लिए हम लॉसी कंप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कंप्रेस करने के बाद डिकम्प्रेस जब हम उसको करते हैं तो डेटा हमें मूलभूत रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। इसको हम यूज़ करते हैं इमेजेस को, ऑडियो को, वीडियो को कंप्रेस करने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे जेपीजी इमेजेस में हम स्टोर करते हैं, बहुत सारी नेट पे अवेलेबल रहती हैं, तो वो लूसी कंप्रेशन टेक्निक हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कम साइज़ में हमारे पास में स्टोर हो जाए, ठीक है। और ऑडियो के लिए आप MP3 फाइल्स यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या यूज़ करते हैं, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक का ही यूज़ होता है, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, कम MBs में और अपनी जो भी पसंदीदा आपका सॉन्ग वगैरह है उसको आप सुन सकते हो। वीडियो के लिए भी सेम टेक्निक, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या आ रहा है कि फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, पर फाइल का साइज़ भी रिड्यूस हो रहा है, यानी कम हम स्पेस में अपना डेटा जो है ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, क्वालिटी रिड्यूस हो रही है। और लेकिन इसमें नॉन नोटिसेबल बाइट्स जो होती हैं वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, इसीलिए इसका कंप्रेशन रेट हाई रहता है। तो एक बार अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें, लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन में क्या हो रहा है, इसमें डेटा ओरिजिनल प्राप्त हो जाता है और इसमें थोड़ा बहुत डेटा लॉस हो जाता है। इसमें हमारे पास में किसके लिए यूज़ करते हैं, जो एक्जीक्यूटेबल कोड हैं, टेक्स्ट फाइल है, उनके लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं इमेजेस को, ऑडियो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। इसमें हमारे फाइल साइज़ का जो रेट होता है, जो कंप्रेस कर पा रहे हैं वो कुछ लिमिटेड साइज़ तक हम कंप्रेस कर पाते हैं, सपोज 3:1 का रेशियो आ जाता है, ठीक है। और इसमें लूसी कंप्रेशन टेक्निक में जो फाइल के साइज़ को रिड्यूस कर पा रहे हैं तो वो हाई रेट तक कर पा रहे हैं, 20:1 तक का रेशियो आ जाता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि 200 MB की फ़ाइल थी, तो आपने उसको कितना रिड्यूस कर दिया, 20 MB कर दिया। और इसमें क्या हो रहा है, 300 की थी तो आप कितना कर पा रहे हो उसको, सपोज 100 MB तक कर पा रहे हो, तो फ़र्क तो है ना। तो अब लॉसलेस में क्या होता है, डेटा लॉस नहीं होता, इसलिए फाइल का साइज़ कुछ हद तक रिड्यूस होता है, क्वालिटी बनी रहती है। और इसमें क्या हो रहा है, फाइल का साइज़ ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये नॉन नोटिसेबल बाइट्स को स्टोर करके रखेगा, क्यों, क्योंकि ये लॉसलेस कंप्रेशन है। और इसमें नॉन नोटिसेबल बाइट्स को रिमूव कर देता है, क्यों, क्योंकि ये लूजी कंप्रेशन टेक्निक है। इसमें क्वालिटी एज इट इज़ रहती है, इसमें क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, इससे कंप्रेशन रेट हाई होता है, कंप्रेशन रेट लो होता है। तो लास्टली कहें तो लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक को हम उन एरियाज़ में यूज़ करेंगे जहाँ पे हम ओरिजिनल फाइल को और डिकम्प्रेस फाइल के बीच में जो अंतर आता है उसको हम बर्दाश्त कर सकें। और लॉसी कंप्रेशन टेक्निक उन एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं जब हम अपने ओरिजिनल फाइल और डिकम्प्रेस फाइल के बीच के अंतर को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। और लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम ओरिजिनल फाइल को और डिकम्प्रेस फाइल के बीच के अंतर को टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी कि जो ओरिजिनल फाइल है, जो डिकम्प्रेस फाइल है, वो सेम होनी चाहिए, और लॉसी में हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स के बारे में, ठीक है, कि लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम किस तरीके से हमारे पास में वर्क करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रन लेंथ एनकोडिंग एल्गोरिथम।
रन लेंथ एनकोडिंग एल्गोरिथम। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में RLE भी बोलते हैं, ठीक है, आर रन लेंथ एनकोडिंग। तो रन लेंथ एनकोडिंग मेथड क्या करता है, यह मेथड रिप्लेस करता है कंसेक्यूटिव अक्रेंसेस किसी भी सिंबल के विद ओनली वन कॉपी ऑफ द सिंबल। यानी कि सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है AAABBCDDDD, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कंसेक्यूटिव अक्रेंसेस यानी कि जो बार बार आ रहे हैं कोई भी सिंबल, एक सिंबल है ये क्या है, ए है, ये कितनी बार आ रहा है मेरे पास में, 3 बार आ रहा है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी से उसी सिंबल की, साथ में एक काउंट देते हैं कि कितनी बार वो सिंबल हमारे पास आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रन लेंथ, ठीक है। तो रन लेंथ एनकोडिंग एल्गोरिथम, जैसे यहाँ पे AAA है तो हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर देते हैं कि ये A है, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, ठीक है। RLE जब हम उसमें अप्लाई करेंगे। B है, B कितनी बार आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो 2 बार आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 बार B आ रहा है। C कितनी बार आ रहा है, C आ रहा है 1 बार, 1 बार 1 टाइम्स C। अब D है, D क्या है, सिंबल है, कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 4D। तो रन लेंथ एनकोडिंग एल्गोरिथम एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम कंसेक्यूटिव अक्रेंसेस किसी भी सिंबल के, यानी कि उसको हम रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी से, उस सिंबल की एक ही कॉपी से, साथ में देते हैं कितनी बार वो सिंबल हमारे पास में अकर हुआ है उस स्ट्रिंग में, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, रन लेंथ एनकोडिंग एल्गोरिथम। अब हम सेकंड पढ़ेंगे इसमें। अब हमें ये बात और ध्यान में रखनी चाहिए रन लेंथ एनकोडिंग एल्गोरिथम में कि यह तरीके का कंप्रेशन अच्छा तो है, लेकिन इसको हमें ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान से इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, अगर मेरे डेटा में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है तो रन लेंथ एनकोडिंग एल्गोरिथम भी मेरे फाइल के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है, इसलिए हम कोई और मेथड पे फोकस करना चाहेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन मेथड। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन मेथड, इस मेथड का काम क्या है, सबसे पहले इस मेथड में हम एक रेफरेंस सिंबल रखते हैं, जैसे कि हम RLE में रखते हैं, ठीक है। पर इन दोनों मेथड में क्या फ़र्क है, इसमें डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हर एक सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, उस सिंबल के डिफरेंस को देखते हैं दूसरे सिंबल से और उसके साथ एक रेफरेंस सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ करिए ये हमारे पास में क्या है, डेटा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ए है, ठीक है, ए है, ए को मैंने रेफरेंस सिंबल बना ली। जब भी मैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन मेथड लगाऊंगी, सबसे पहले सिंबल, एक सिंबल ले लेंगे, सपोज हमने यहाँ पे ए ले लिया, तो अब उसको डिफरेंस सिंबल की तरह यूज़ करेंगे और फिर इस सिंबल और आगे आने वाले सिंबल में डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस जो भी आ रहा होगा उसको हम वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने पहला क्या है, हमारे पास में ए है, तो हमने ए को रेफरेंस सिंबल बना लिया और फिर हम ए को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 ही टाइम्स आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, ए 0 0 0, ठीक है। अब ए को 0 से स्टार्ट कर दिया और 3 ए हैं तो हमने 3 बार यहाँ पे 0 लगा दिया। अब हम देखेंगे ए में और बी में, अगला सिंबल कौन सा है, बी है ना, तो ए में और बी में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ए में और बी में 1 डिजिट का अंतर है, तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब हमने रेफरेंस सिंबल एक बार ही यूज़ करना, ये बात ध्यान रखनी है, ए ही एक बार लिखा जाएगा, पहले सिंबल को रेफरेंस सिंबल की तरह इस्तेमाल करेंगे।
तो अब बी है तो बी के लिए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब ए और बी में डिफरेंस कितना है, 1 डिजिट का है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 बार 1 लिख दिया। अब ए में और सी में कितना फ़र्क आ रहा है, 2 डिजिट का फ़र्क है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, सी की जगह पे 2 लिखेंगे। और डी में, ए और डी में कितना है, 3 डिजिट का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी की जगह 3 लिखेंगे। कितनी बार, 4 बार, क्योंकि डी कितनी बार आ रहा है हमारे पास में, 4 बार आ रहा है। तो ये है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन मेथड। सबसे पहले एक रेफरेंस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हर एक सिंबल के लिए हम डिफरेंस देखते हैं उस सिंबल में और रेफरेंस सिंबल में कि हमने कितना डिफरेंस है, ठीक है। और जो भी आता है उसको हम ऐसे ही लिखते रहते हैं। अब थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड मेथड है आपका डिक्शनरी बेस एनकोडिंग मेथड। इसको हम डिक्शनरी बेस एनकोडिंग मेथड में हम कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं, LZ कंप्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है। LZ का मतलब क्या हो गया, लैम्पल जिव कंप्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर भी कहा जाता है। अब डिक्शनरी बेस है, तो डिक्शनरी बेस है तो क्या करेगा, इस मेथड में एक डिक्शनरी बना ली जाती है। जितनी बार एक स्ट्रिंग आती है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसकी एक डिक्शनरी बना लेते हैं। और उसके बाद में जब भी वो स्ट्रिंग दोबारा आती है तो हम उसको, उस स्ट्रिंग को उसके इंडेक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम स्ट्रिंग की एक डिक्शनरी बना लेंगे और जब वो स्ट्रिंग हमारे पास जो भी डेटा है उसमें दोबारा आएगी तो उसको उसके इंडेक्स से रिप्लेस कर लेते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि एक स्ट्रिंग आ रही है गुड, कोई डेटा है उसमें लिखा हुआ है गुड, तो गुड हमारे पास पहली बार आया तो गुड का मैंने क्या कर लिया, इंडेक्स बना लिया। एक डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो अभी 24 नंबर पर आया तो मैंने लिख दिया कि गुड और इसका इंडेक्स कितना हो गया, 24। तो अब मैं क्या करूँगी, जब भी गुड आएगा तो उसको किससे रिप्लेस कर दूँगी, 24 से रिप्लेस कर दूँगी। जब भी मेरे फाइल में गुड आएगा तो उसको मैं वहाँ से 24 से रिप्लेस कर दूँगी। तो इस तरीके के मेथड पे ये जो आपका लैम्पल जिव कंप्रेशन एल्गोरिथम है ये क्या करता है, रन करता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स से डील नहीं करते जैसे हम RLE में और डिफरेंशियल पल्स कोड में कर रहे थे। इसमें हम स्ट्रिंग से डील करते हैं और इसमें हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग को इंडेक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक डिक्शनरी यानी टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे पास में स्ट्रिंग्स होती हैं और डिक्शनरी में जब भी हम क्या करते हैं, हर एक स्ट्रिंग आती, जब जितनी बार डेटा में आती जाएगी नई नई स्ट्रिंग, उसको हम उसकी डिक्शनरी बनाते जाएंगे और जब भी वो स्ट्रिंग डेटा में दोबारा आएगी तो हम उसको उस इंडेक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्शनरी बेस एनकोडिंग मेथड। अब ये कौन सी टेक्निक्स थी, तीनों लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स थी, RLE, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन मेथड एंड डिक्शनरी बेस एनकोडिंग। अब हम पढ़ेंगे लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। अब हम बात करेंगे लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम के बारे में। तो लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स में अगर हम इमेज कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें पहला है क्रोमा सब सैम्पलिंग। क्रोमा सब सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हम डिक्रीज़ कर देते हैं। क्या डिक्रीज़ करते हैं, कलर यानी कि क्रोमा, द कलर इन्फॉर्मेशन। अगर हम अपनी इमेज की कलर इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देते हैं, ब्राइटनेस को रिड्यूस करने की अपेक्षा, तो उससे क्या होता है, हमारा फाइल का साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम कलर को क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो आँख जो होती है हमारी, वो लुमिनेंस को ज़्यादा देखती है कलर की अपेक्षा, ठीक है। तो इसलिए हम कलर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देते हैं अगर हम अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए तो ये है क्रोमा सब सैम्पलिंग। इसमें हम कलर यानी क्रोमा रिड्यूस कर रहे हैं अपनी इमेज फाइल का। सेकंड है इसी से ही रिलेटेड
कलर रिडक्शन मेथड। कलर रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो भी कलर्स आपकी इमेज में हैं वो स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। अब एक इमेज है, सपोज एक स्काई की ही इमेज मान लीजिए, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास में ब्लू कलर ही है स्काई में, और ब्लू में भी बहुत वेरिएशन है, ठीक है। तो वो कलर्स जो आपका आपने जो भी आपकी इमेज है उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, वो स्पेस ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ़ कलर्स हैं वो आपको रिड्यूस कर सकते हैं बिना उसको नोटिसेबल करे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर तुम स्काई देखोगे, तो अगर मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें एक बहुत ही सुंदर आकाश है और उसमें ब्लू कलर का वेरिएशन आ रहा है, तो उसमें मैं उस कलर ब्लू कलर के वेरिएशन को क्या कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फाइल का साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए दोनों इमेज के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑडियो के रेस्पेक्ट में। कि ऑडियो के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक कैसे काम करता है, ये मैंने बताया इमेज के रेस्पेक्ट में। क्रोमा सब सैम्पलिंग और कलर रिडक्शन, क्यों इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स की जगह सबको स्टोर करने की अपेक्षा उसी से रिलेटेड कुछ कलर्स स्टोर कर लेते हैं, जिससे फाइल का साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड है ऑडियो के रेस्पेक्ट में ऑडियो कंप्रेशन टेक्निक, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑडियो। तो इसमें हम बात करेंगे प्रिडिक्टिव एनकोडिंग। प्रिडिक्टिव एनकोडिंग मेथड क्या करता है, अब सैम्पल्स क्या होते हैं कि किसी भी ऑडियो में जो अलग अलग वॉइस होती है उसको क्या बोलते हैं, सैम्पल्स बोलते हैं। तो प्रिडिक्टिव एनकोडिंग मेथड किसी भी ऑडियो में होने वाले सैम्पल्स के बीच के डिफरेंस को एनकोड करती है, ठीक है। यानी कि सपोज़ एक ऑडियो है तो उसमें MP3 एक फ़ाइल है, एक तरीके की धुन बज रही है, फिर आप देखोगे दूसरे तरीके की धुन बज रही है, तो एक सैम्पल ही हो गया और एक सैम्पल ही हो गया। तो उसने उन दोनों के बीच के डिफरेंस को एनकोड कर दिया। हर एक डेटा को एनकोड करने की जगह उसमें से कुछ डेटा को अगर वो रिड्यूस कर देगा तो आपकी क्वालिटी पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका फाइल साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टिव एनकोडिंग मेथड। और इसी के ही रिस्पेक्ट में ऑडियो कंप्रेशन में ही दूसरा मेथड है लॉसी मेथड। इसको क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल एनकोडिंग। परसेप्चुअल एनकोडिंग मेथड, ठीक है। परसेप्चुअल एनकोडिंग मेथड एक ऐसी कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम ऑडियो सिग्नल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। अब यह किस बात पे इफ़ेक्ट करती है, किस बेस पे आधारित है, क्या इसका प्रिंसिपल है, तो ये है कि ये बेस करती है दो बात पे, ठीक है। पहला कि जो ह्यूमन है उसकी जो क्षमता है, हियरिंग सेंसिटिविटी है, वो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए सेम नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो हियरिंग सेंसिटिविटी है हमारी, वो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए सेम नहीं है, ठीक है, नॉट सेम फॉर ईच फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सेकंड दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल ये है कि मास्किंग का मतलब क्या है कि एक तेज आवाज़ एक हल्की आवाज़ को इनऑडिबल, ना सुनने लायक बना सकती है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, परसेप्चुअल एनकोडिंग कैसे होती है। सपोज़ जो भी मेरा डेटा है, इनपुट डेटा जो भी हमने स्टोर करके रखा है, उससे हम क्या करते हैं, एक मास्किंग थ्रेशोल्ड निकालते हैं, ठीक है। बेसिक ही है, बेसिक समझ नहीं इसमें। हम छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डेटा तो हमारे पास बड़ा है, उसको छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसमें क्या निकालेंगे, मास्किंग थ्रेशोल्ड निकालेंगे, ठीक है। अब कोडर क्या करेगा, मास्किंग थ्रेशोल्ड निकालने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कौन करेगा, कोडर फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करेगा। फिर फ्रीक्वेंसी के जो कंपोनेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, हम क्वांटाइज करेंगे।
क्वांटाइज करने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं ये मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर है या नीचे है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर होते हैं तो हम क्या करते हैं, बिट एलोकेट करते हैं। ठीक है, मोर बिट्स एलोकेट, यानी हमको बिट्स ज़्यादा एलोकेट करनी पड़ती हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे हैं, तब हम इसमें बिट्स एलोकेट नहीं करते हैं। ठीक है, नो बिट एलोकेशन। फिर कोडर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये जो कोडर है, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकल के आए हैं उसको हम बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर डिकोडर जब भी आपको डिकोड करना हो तो वो वही स्टेप को रिवर्स करेगा। तो यह है कंप्रेशन, लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन और डिफरेंट कंप्रेशन एल्गोरिथम, चाहे वो लॉसलेस हो या लॉसी हो। ओके, थैंक यू।